नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प पुराना दस्तावेज है हम्म। और ये किसी पहेली से कम नहीं है। ये ग्लोनोइन नाम के एक पदार्थ के बारे में है। जिसे नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये दस्तावेज इसके कुछ बहुत ही तीव्र प्रभावों का जिक्र करता है। तो आज हमारा मकसद है कि इन सुरागों को एक-एक करके जोड़ें और देखें कि ये हमें आखिर किस तरह की तस्वीर दिखाता है। सही कहा। मतलब किस तरह के इंसान और किस तरह की तकलीफ की तस्वीर। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। दस्तावेज की शुरुआत होती है ये बताकर कि ग्लूनोइन का असर किन लोगों पर सबसे ज्यादा होता है। और ये लिस्ट काफी खास है। हाँ, बहुत खास। इसमें लिखा है नर्वस स्वभाव के लोग, भरे पूरे शरीर वाले जिन्हें प्लिथोरिक कहा गया है, लाल चेहरे वाले यानी फ्लोरिड, और संवेदनशील महिलाएं। ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये तो लोगों के स्वभाव का वर्णन है। बिल्कुल। और यहीं से ये पहेली दिलचस्प होनी शुरू हो जाती है। इससे हमें उस जमाने की जो मेडिकल सोच थी ना, उसकी एक झलक मिलती है। अच्छा। ये प्लेथोरिक और फ्लोरिड जैसे शब्द ये उस दौर के हैं जब माना जाता था कि शरीर में खून की अधिकता से भी बीमारियां होती हैं। ओ अच्छा, मतलब ज्यादा खून होना। हाँ, एक तरह से ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाता है जिसका शरीर भरा पूरा है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक लाली सी रहती है। मानो शरीर में खून का दौरा बहुत तेज हो। एग्जैक्टली। तो क्या ये स्रोत असल में एक खास तरह की संवेदनशीलता की बात कर रहा है, एक तरह की इंटेंसिटी की? हाँ, और ये सिर्फ भावनात्मक संवेदनशीलता नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये दस्तावेज एक शारीरिक और खासकर वैस्कुलर सिस्टम से जुड़ी हुई हाइपर सेंसिटिविटी की तस्वीर बना रहा है। वैस्कुलर मतलब? रक्त संचार से जुड़ी हुई। जी। और यही वो धागा है जो इस दस्तावेज में दिए गए हर लक्षण को, हर वजह को एक साथ पिरोता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे गर्मी, दबाव, यहाँ तक कि एक हल्का सा स्पर्श भी इन लोगों में एक तूफान खड़ा कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास ये हाइपर सेंसिटिव लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनकी ये तकलीफें शुरू कैसे होती हैं? दस्तावेज में कुछ वजह दी हैं, जैसे मानसिक उत्तेजना, डर या कोई चोट लगना। ये तो समझ में आता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। लेकिन एक चीज थी जिसने मुझे सच में चौंका दिया। क्या? बाल कटवाना। अच्छा। मतलब बाल कटवाना ये वजहों की लिस्ट में कैसे आ सकता है? मुझे तो ये बाकी वजहों से बिल्कुल अलग लग रहा है। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें सीधे उस कोर आइडिया पर ले जाता है जिसकी हम बात कर रहे थे, हाइपर सेंसिटिविटी। ओके। पहली नजर में बाल कटवाना बहुत मामूली लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन उस व्यक्ति के लिए सोचिए जिसका नर्वस सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम पहले से ही ओवर एक्टिव है। उसके लिए खोपड़ी पर कैंची का स्पर्श, औजारों की आवाज, गर्दन की पोजीशन में बदलाव, ये सब एक शारीरिक हमले जैसा है। अच्छा, मतलब एक तरह का सेंसरी ओवरलोड। बिल्कुल। ये छोटी सी घटना भी उनके शरीर के अंदर एक बड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दे सकती है, जैसे कि सिर में खून का तेज बहाव। ये दिखाता है कि उनकी संवेदनशीलता की सीमा कितनी कम है। मतलब उनका शरीर हर छोटी बड़ी चीज पर बहुत सादा रिएक्ट कर रहा है। सही। और ये संवेदनशीलता सिर्फ स्पर्श तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि आपने कहा। दस्तावेज का एक और हिस्सा जो ध्यान खींचता है वो है गर्मी का जिक्र। गर्मी, गैस लाइट की गर्मी में काम करना, स्टोव के पास रहना या धूप में चलना। एक जगह तो साफ साफ लिखा है, सिर के आसपास गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे गर्मी इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। गर्मियां एक मुख्य विलन है। और ध्यान दीजिए, ये गर्मी असर कहाँ कर रही है? ज्यादातर सिर पर। हाँ। सूरज की गर्मी ऊपर से पड़ती है, गैसलाइट की गर्मी सिर की तरफ होती है। ये सब मिलकर एक ही पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। व्यक्ति का सिर गर्मी के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील है। तो जो शरीर के अंदर पहले से दबाव है, हाँ, बाहरी गर्मी उसे और बढ़ा देती है और सारी समस्या सिर में केंद्रित हो जाती है। और सिर में जो होता है उसका वर्णन तो सच कहूं तो पढ़कर ही सिर भारी होने लगता है। एक जगह लिखा है, सिर बहुत बड़ा महसूस होता है, मानो दिमाग के लिए खोपड़ी बहुत छोटी पड़ गई हो। ये कितनी सटीक और भयानक कल्पना है। हाँ, ऐसा महसूस करना कि आपका अपना सिर आपके दिमाग के लिए छोटा पड़ रहा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विवरण है। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये दबाव और फैलाव की एक असहनीय भावना है। और ये कोई साधारण सिर दर्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है वो बहुत विशिष्ट हैं, जैसे नब्ज के साथ सिर में भयानक झटका और धमक वाला, फड़कने वाला सिर दर्द, जिससे आपके दिल की धड़कन से जुड़ा है। तो असल में ये कोई रहस्यमयी सिरदर्द नहीं है,
ये शरीर की प्लम्बिंग का एक बहुत ही हिंसक रूप है। पाइपों में यानी खून की नसों में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दिमाग उस दबाव को हर धड़कन के साथ महसूस कर रहा है। आपने इसे बहुत सही तरीके से समझाया। ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह है जिसमें दबाव खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है और इसी वजह से मरीज की हालत इतनी खराब हो जाती है। दस्तावेज में लिखा है कि मरीज दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है या लेट नहीं पाता था क्योंकि तकिया भी धड़कता हुआ महसूस होता था। कल्पना कीजिए, तकिए का नरम स्पर्श भी हथौड़े की चोट जैसा लग रहा है। हाँ, एक धड़कन जैसा। ये दिखाता है कि समस्या कितनी ज्यादा शारीरिक है। ये वाकई भयानक है और ये सिर्फ बाहरी कारकों जैसे गर्मी या बाल कटवाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं। दस्तावेज इस सिरदर्द को महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं से भी सीधे तौर पर जोड़ता है। जी। इसमें लिखा है कि मासिक धर्म में देरी या रुक जाने पर सिर में तीव्र रक्त जमाव होता है या कभी-कभी तो मासिक धर्म के बजाय सिर दर्द ही हो जाता है। हाँ, और ये हमें उस दौर के समग्र होलिस्टिक दृष्टिकोण की एक और झलक देता है। कैसे? आज की मेडिकल साइंस चीजों को अलग-अलग स्पेशलिटी में बांटकर देखती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये दस्तावेज शरीर को एक जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में देख रहा है। ये हार्मोनल बदलावों और रक्त संचार प्रणाली के बीच एक सीधा संबंध स्थापित कर रहा है। अच्छा। इसके अनुसार अगर शरीर में कहीं कोई प्राकृतिक प्रवाह जैसे मासिक धर्म रुकता है तो शरीर उस दबाव को कहीं और से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और इन संवेदनशील लोगों में वो दबाव सिर में जाकर एक विस्फोटक सिरदर्द बन जाता है। एग्जैक्टली। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बताता है कि शरीर में दबाव एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। और ये हाइपर सेंसिटिविटी सिर्फ सिर तक ही सीमित नहीं लगती क्योंकि इस स्रोत में दिल का भी जिक्र है। हाँ, क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं? सीधे तौर पर। दस्तावेज कहता है धमनियों में धड़कन के साथ तेज धड़कन और दिल का काम मेहनत भरा और बोझिल लगता है। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। कौन सा? सिर और दिल में बारी बारी से रक्त जमाव। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि समस्या एक ही जगह स्थिर नहीं है, ये एक गतिशील समस्या है। अच्छा। कभी खून का दबाव दिल में इतना बढ़ जाता है कि लगता है छाती फट जाएगी और फिर वही दबाव तेजी से सिर की ओर भागता है। तो ये दिल और दिमाग के बीच एक तरह का उतार चढ़ाव है। बिल्कुल, रक्त के प्रवाह में असंतुलन। ये तो शरीर के अंदर एक पेंडुलम की तरह हो गया जो दबाव को दिल और दिमाग के बीच झुला रहा है। सही कहा। और ये पैटर्न सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी दिखाई देता है। लेखक एक बहुत ही विशिष्ट अवलोकन करता है। बच्चे शाम को बीमार पड़ जाते हैं जब वे खुली कोयले की आग के सामने बैठते हैं या वहीं सो जाते हैं। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो हमारे कोर आइडिया को और पुख्ता करता है। कैसे? खुली आग की सीधी गर्मी, एक संवेदनशील बच्चा जो शायद पहले से ही थका हुआ है, और परिणाम वही सिर में रक्त का जमाव और बेचैनी। बिल्कुल। इसी तरह दस्तावेज में रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के दौरान शरीर में अचानक गर्मी की लहरें उठने का भी वर्णन है। फ्लशेस ऑफ हीट। जी, ये दोनों उदाहरण बचपन और रजोनिवृत्ति दिखाते हैं कि ये समस्या जीवन की किसी भी चरण में प्रकट हो सकती है, जहां शरीर में बड़े बदलाव हो रहे हों या व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील हो। लेकिन मूल पैटर्न वही रहता है, गर्मी, रक्त जमाव और एक तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया। तो अगर हम अब इन सारे सुरागों को एक साथ रखें, हाँ, हमारे पास एक तस्वीर बन रही है। इस पहेली के सारे टुकड़े जुड़ते हुए दिख रहे हैं। दस्तावेज में एक सूची है उन चीजों की जो इन लक्षणों को बढ़ाती हैं, जिन्हें एग्रेवेशन कहा गया है। जी। धूप में रहना, गैस लाइट की गर्मी, किसी भी तरह की ज्यादा गर्मी, झटका लगना, झुकना, ऊपर सीढ़ियां चढ़ना, यहाँ तक कि सिर पर टोपी का स्पर्श, और जैसा हमने शुरू में बात की, बाल कटवाना। और अब जब हम इस सूची को अपनी हाइपर सेंसिटिविटी की थ्योरी के साथ देखते हैं तो हर चीज का मतलब समझ में आता है। बिल्कुल, ये सभी बढ़ाने वाले कारक या तो बाहरी या आंतरिक रूप से गर्मी बढ़ाते हैं, जैसे धूप या आग, या सिर में रक्त के दबाव को बदलते हैं, जैसे झुकने या सीढ़ियां चढ़ने से गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव बदलता है। सही है। या फिर वे उस चरम शारीरिक संवेदनशीलता को दर्शाते हैं जहां कोई झटका लगना या सिर पर हल्का सा स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सब मिलकर उसी एक केंद्रीय विचार की पुष्टि करते हैं। हाँ, कि ये दस्तावेज ग्लोनोनिन के माध्यम से एक ऐसी अवस्था का वर्णन कर रहा है जहां व्यक्ति का वैस्कुलर और नर्वस सिस्टम
गर्मी, दबाव और स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। तो आज हमने इस पुराने दस्तावेज की पहेली को सुलझा लिया है। यहाँ सिर्फ ग्लोनोनिन के प्रभावों की एक सूची नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और सुसंगत तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी तस्वीर जहाँ व्यक्ति का स्वभाव, उसकी शारीरिक संवेदनशीलता, गर्मी जैसे बाहरी कारक और शरीर के अंदर रक्त संचार का असंतुलन मिलकर तीव्र सिरदर्द, दिल की धड़कन और दबाव जैसी परेशानियां पैदा करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि ये हमें क्या के साथ साथ क्यों और कब के बारे में भी बताता है। ये उन विशिष्ट स्थितियों, लोगों के प्रकारों और वजहों को भी रेखांकित करता है जो इन लक्षणों को शुरू या बढ़ा सकते हैं। ये चिकित्सा के एक ऐसे तरीके को दिखाता है जो बहुत ज्यादा अवलोकन और पैटर्न की पहचान पर आधारित है। सही कहा। इस दस्तावेज के अंत में ग्लोनोइन की तुलना कुछ अन्य पदार्थों जैसे एमाइल, बेलेडोना, फेरम आदि से की गई है। जी। और ये एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। क्या सवाल? जब हम इन सभी पदार्थों को एक साथ देखते हैं तो क्या हम अलग-अलग बीमारियों को देख रहे हैं या एक ही तरह की हाइपर सेंसिटिविटी के अलग-अलग रूपों को? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। पुराने जमाने में लोग लक्षणों और उनके संभाव्य उपचारों के बीच संबंधों को कैसे देखते और वर्गीकृत करते थे? मतलब ये वर्गीकरण किस आधार पे किया गया होगा? हाँ, ये अपने आप में एक अलग पड़ताल का विषय है।